हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है, जो कि 3 अलग अलग स्पीड में होगा, जो कि रहने वाली हैं 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अन्य प्लेलिस्ट जैसे कि अन्य आनंद मासिक पत्रिका के अंक के डिक्टेशन और न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2 के डिक्टेशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। उदय भारत आज वैज्ञानिक मानव शक्ति के क्रम में संसार में तीसरे स्थान पर आता है, परंतु वैज्ञानिक उपलब्धियां उसके अनुरूप नहीं लगती हैं। क्या हमारे वैज्ञानिक कार्य निष्पादन में सक्षम नहीं हैं? क्या उनकी योग्यताएं विकासशील देशों के वैज्ञानिकों की तुलना में कम हैं, या उनके लिए सही सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक वातावरण नहीं है? आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और अपने पिछले 50-55 वर्षों की प्रगति की ओर देखते हैं, तो लगता है कि कहीं कुछ चूक हो रही है। ध्यान रहे कि स्वाधीनता के लगभग 10 वर्षों बाद भारत सरकार ने मार्च 1958 में देश की विज्ञान नीति की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की समृद्धता के लिए विज्ञान एवं तकनीकी को आधारभूत स्थान देने के साथ साथ पुरुष एवं महिलाओं दोनों की सर्जनात्मक प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों के लिए अच्छी सेवा शर्तें, वातावरण, यहाँ तक कि वैज्ञानिक नीतियों के निर्धारण में उनकी भागीदारी का भी प्रावधान रखा गया था। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए एक निश्चित कार्य प्रणाली तैयार करना आवश्यक होता है। उसके लक्ष्य पूरी तरह परिभाषित होने चाहिए। सभी कार्य, चाहे वे मौलिक शोध, विकास या अनुप्रयुक्त शोध से संबंधित हों, मूल लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ही किए जाने चाहिए। इन कार्यों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने तथा कार्य विभाजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समितियों का गठन करने की आवश्यकता से नकारा नहीं जा सकता है, परंतु मात्र समितियों का गठन करना कार्य को पूर्ण नहीं कर देता है। समितियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्हें कार्य करने के स्तर पर आवश्यक अधिकार एवं स्वतंत्रता दी जाए और फिर सफलता एवं विफलता दोनों के लिए बराबर का भागीदार माना जाए। कार्यक्रम अध्यक्ष को पूर्ण जानकारी रहे कि विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णय सही रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं अथवा नहीं, और इसके साथ उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन सभी प्रयासों को समग्रता से देखने तथा उचित मार्गदर्शन करने की। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में कही यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण लगती है कि आज किसी भी वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए कई समितियां बना दी जाती हैं, परंतु उनकी बागडोर कुछ गिने चुने लोगों के पास रखी
जाती हैं। महोदय, इन समितियों के संदर्भ में जैसा ऊपर कहा गया है कि कुछ चंद वैज्ञानिकों को ही हर समिति में रख लिया जाता है, वे अपने कार्यों में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। काफ़ी समय एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा में चला जाता है। आखिर उन वैज्ञानिकों को अपनी अपनी सीमाएं हैं। प्रश्न यह है कि इतने विशाल वैज्ञानिक समुदाय, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, के बावजूद समितियों का कार्य कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों? अभी हाल में प्रसिद्ध वैज्ञानिक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक ने इस ओर स्पष्ट शब्दों में संकेत दिए हैं कि वैज्ञानिक मानव शक्ति का इष्टतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी संस्थागत प्रणाली तैयार की जाए ताकि अनुसंधान एवं विकास में लगे वैज्ञानिकों और औद्योगिक इकाइयों में अधिकाधिक पारस्परिक विचार विमर्श के साथ साथ एक मधुर तालमेल भी बैठ सके। प्रश्न किसी को दोषी ठहराने का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित को अहम समझते हुए कार्यक्रमों के दौरान आ रही कठिनाइयों को हल करने का है। वैज्ञानिक उपलब्धियों में जो अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, उसके लिए एक ओर नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन में कुछ कमियां हैं तो दूसरी ओर वैज्ञानिकों के कार्य के प्रति व्याप्त उदासीनता भी है। इसके लिए सक्रिय वैज्ञानिकों तथा नौकरशाही के बीच उपस्थित बड़ा भेद कुछ हद तक जिम्मेदार कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र की विज्ञान और तकनीकी की प्रगति इस बात से नहीं आंकी जाती है कि उसके प्रबंधन नौकरशाही का स्वरूप कितना बड़ा है, बल्कि उसके शोध कार्यों की गुणवत्ता कैसी है। नौकरशाही की अपनी भूमिका है, परंतु जब वह शोध एवं विकास कार्यों की महत्ता को नज़रअंदाज करके अपने ही स्वरूप को बढ़ाती चली जाए तो यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात बन जाती है। शायद यही कारण है कि आज वैज्ञानिकों की रुचि वैज्ञानिक कार्यों से हटकर प्रशासनिक कार्यों की ओर बढ़ रही है। आज के वातावरण में पदों की महत्ता अहम बन गई है, चाहे वह किसी विज्ञान समिति में हो या संस्थान में विभागाध्यक्ष या निदेशक का हो। काफ़ी आकर्षक होते हैं क्योंकि एक ही योग्यता वाले दो वैज्ञानिकों में से एक जिसके पास पद है, वह दूसरे के मुकाबले वर्तमान प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह विज्ञान की प्रगति में बाधक है। महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, परंतु मैं भारत के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानने का दावा अवश्य करती हूँ। मैं उनकी कठिनाइयों और आकांक्षाओं से परिचित हूँ। पिछले 6 महीनों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं देश के हर भाग के कम से कम 200 लोगों से ना मिली हूँ। किसी दिन तो मैंने 500 व्यक्तियों से भी भेंट की है। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि जब मैं उनसे मिलती हूँ तो अपनी सफलताओं को मैं गर्व की दृष्टि से देखती हूँ। योजनाओं के
आकार का प्रश्न तब भी उठाया गया था जबकि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री थी। तब भी मैं छोटे आकार की योजना के विरुद्ध थी। हमें इसके मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। छोटी योजनाएं जनता की आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाएंगी। अभी उस दिन मैं आंध्र में थी। वहाँ मुझसे गरीब से गरीब आदमी मिलने आया और कहने लगा कि हमें इस्पात का कारखाना ज़रूर चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी बात योजना आयोग तक पहुंचा दूंगी और वही अंतिम निर्णय लेगा। मैंने उनसे पूछा क्योंकि इसका इस्पात के कारखाने पर तो भारी लागत आएगी, इसलिए उसके बदले में क्या आप कुछ सिंचाई के कार्यों को तरजीह नहीं देंगे? डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।